अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप ज़ोमैटो में डिलीवरी करते हैं, आपकी छोटी मोटी दुकान है, आप बहुत वेल टू डू नहीं है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आपने की नहीं, हो सकता है वो शायद पैसों की वजह से ना हो या आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और अब आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे, और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, तो ये एपिसोड आपके लिए हम बना रहे हैं। जब हमने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, हमारा इंटेंशन सिर्फ ये था कि हम समाज के अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर आपके सामने रखें, और आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा इशू एजुकेशन का है। तो जिस तरीके से जब आप बीमार को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए एक एजुकेशन एक्सपर्ट के पास आए हैं जो इस फील्ड में काम कर रहा है, और वो हमको बता सकता है कि इश्यूज़ क्या है और उनके सोल्यूशन क्या है। आप में से अक्सर लोग हमारे गेस्ट को शायद जानते हो, कुछ शायद ना जानते हो, बट इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो विजन उनका है, जो बात वो आज आप करने वाले हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके बच्चों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए एक रास्ता निकल सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट, एंड टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर परवेज़ अंसारी। ऑलराइट, तो आज के लोकसभा पॉडकास्ट के एपिसोड में हम मिलेंगे डॉक्टर परवेज़ अंसारी से। डॉक्टर परवेज़ अंसारी एक एजुकेशन एक्सपर्ट है, पीएचडी की है इन्होंने, एलएलबी की है, और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है अपने क्लासेस के थ्रू, अपने कैंपेन्स के थ्रू बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पढ़ाई की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स इंट्रोड्यूस डॉक्टर परवेज़ अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने का। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ पहले तो हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से आप पढ़े, कहाँ के रहने वाले। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ अंसारी है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है भाईकल्ला से किया हूँ, मौलाना हाई स्कूल से एसएससी पास किया हूँ। उसके बाद मैंने 11 से बीएससी तक महाराष्ट्र कॉलेज से किया हूँ, बीएससी इन फिजिक्स फर्स्ट क्लास में पास किया था। देन उसके बाद मैंने एमएससी जो है केजे सुमाया कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया हूँ। देन आफ्टर डैट मैंने बीएड किया था मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पीएचडी किया हूँ फिजिक्स में, जिसमें मेरा टॉपिक था नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो फिजिक्स था, जिसमें मेरा मेजर वर्क जो हुआ है आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी जयपुर से हुआ है। और मेरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जर्नल्स और आई थिंक एक यूरोपियन कंट्री लाइक हंगरी या डेनमार्क के किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है। और उसके बाद मैंने एलएलबी भी कर रहा हूँ, और एलएलबी के फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हूँ मैं। आप थके नहीं करो? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि मुझे थोड़ा सा एजुकेशन का थोड़ा शौक इसलिए भी है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ जी, वहाँ पे कैसा था कि लाइक एजुकेशन हासिल करना बहुत आसान नहीं था हमारे लिए। मैं खुद एक्चुअली अपने कॉलेज के टाइम पे एफवाई बीएससी, एसवाई बीएससी और जब 2-3 महीना जो गैप मिलता था, तो उसमें मैं छोटी मोटी जॉब्स करता था। जैसे कि लाइक ऑफिस बॉय, या हमारी आम ज़बान में बोले तो चपरासी या प्यून की जॉब करता था, जिससे मैं बलवास एक्सपोर्ट में 3 महीना एज आ ऑफिस बॉय जॉब करता था। तो उसमें से जो मुझे सैलरी मिलती थी, पढ़ते हुए, हाँ, मैं करते हुए करता था। इसलिए क्योंकि कैसा था ना कि अब्बा बेचारे मेरे ड्राइवर थे, वो नहीं टेम्पो ड्राइवर थे, और क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा था हमारे सर पे, और इसलिए मैं अपनी मनपसंद इंजीनियरिंग चाह कर भी कर नहीं पाया। क्या था? मुझे इंजीनियरिंग करना था, जैसे मेरे सारे दोस्त कर रहे थे, और मेरा भी शौक था इंजीनियरिंग की तरफ था। लाइक 10th में अगर मैं देखूँ तो मेरे 2 ही सब्जेक्ट फेवरेट थे, एक साइंस था और दूसरा हिस्ट्री था। तो उस वक्त मेरा इंजीनियरिंग की तरफ क्रेज़ ज़्यादा था, बट घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वो इंजीनियरिंग कर पाऊँ। तो इसके लिए फिर मैं बीएससी मेरे लिए दूसरा ऑप्शन था, और बीएससी की भी फ़ीस कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त के लिए हमारे लिए वो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, 5000। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटे मोटे जॉब करके अपने खर्चे पूरे करता था साल भर के, और प्लस फीस निकाल लेता था उससे एटलीस्ट। आपके जैसे और भी आपके दोस्त यार थे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, थोड़ी और काम कर रहे थे? हाँ, मतलब थे। ऐसा है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, मुस्लिम, बहुत वेल टू डू नहीं है, मैं जहाँ तक दिखता हूँ। और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इवन आज भी अगर हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, मुस्लिम सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो हमारी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा मसला वो यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आज हमारा जो ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, हमारे बच्चे छोड़ देते हैं, वो घर की माली हालात उतनी नहीं रहती है, जिसकी वजह से मतलब एक बच्चा नहीं कर पाता है अपनी कंप्लीट एजुकेशन। वो अपनी चाह कर भी अपनी उस फील्ड में नहीं जा पाता है जिसको वो पसंद करता है। इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में आऊँगा, बट जैसे आपको पता था कि आपको बीएससी कर लिया, आपने प्यून की जॉब्स की, आपने और जॉब्स करी, उसके बाद में जब आपने फर्दर स्टडीज़ करी, मास्टर्स किया, तो ये गाइडेंस किधर से आई कि मेरे को आगे मास्टर्स पढ़ना है, ये आपने सीखा? एक्चुअली ये मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर वसीम हैदरी सर, जो अभी महाराष्ट्र कॉलेज के अंदर ही है। मैंने वहीं से बीएससी किया था। मेरा ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं आगे जाके मास्टर्स करूँगा, पीएचडी करूँगा।
ये सारी गाइडेंस या जो सारा मेरे रोल मॉडल थे और डॉक्टर हैदरी सर थे, वसीम सर, उन्होंने मुझे शुरू से ही मतलब फर्स्ट ईयर से ही इतना इनकरेज किया, मोटिवेट किया इस चीज़ को लेके कि सिर्फ बीएससी तक रुकना नहीं है, आपको मास्टर्स करना है। अगर आप यकीन करें तो मैं सिर्फ बीएससी इसलिए करने आया था कि बस मुझे ग्रेजुएशन करना है कि और फिर कुछ जॉब नहीं भी मिलेगी तो फिर जैसे कि सारे मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो गल्फ़ चले जाते, सऊदी चले जाते, तो मेरा भी कुछ यही प्लान था कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके मैं एक ग्रेजुएशन का टैग लगा लूँगा। बट जब मैं ग्रेजुएशन की स्टेज पे गया तो वसीम सर ने जो मुझे गाइड किया उस वक्त, वो मेरे रोल मॉडल की तरह आगे आए और उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दिखाया कि ये रास्ता आपको जाना चाहिए और आपको मास्टर्स भी करना चाहिए। फिर मास्टर्स के बाद जॉब में भी काफ़ी उन्होंने हेल्प किया और उसके बाद थोड़ा मेरे लिए आसानी हो गई। तो देखिए ये एक एग्जांपल है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन ही बहुत मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। लोग सोचते हैं कि यार ग्रेजुएट हो जाओ उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी फील्ड है, हमारे पास गाइडेंस की कमी है और यही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपने एमएससी की, उसके बाद में आपने पीएचडी की, आपके जर्नल्स जो रिसर्च पेपर्स थे आपके अलग अलग कंट्रीज़ में पब्लिश हुए, पहला तो मेरे को आपसे पूछना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये स्ट्रगल फेस करके बाहर निकले हो, राइट, एक एवरेज मुस्लिम लड़का, राइट, और मैं मुस्लिम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों का ड्रॉप आउट रेशियो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, बहुत नीचे। लड़का या लड़की, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक मुस्लिम बच्चे को पढ़ने के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, मेरे को ऐसा जो फील हुआ है कि अपनी स्ट्रगल्स को लेके या जो मैं एक नॉर्मली अपने माशरे में देखता हूँ, तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो हम लोग फाइनेंशियली करते हैं। फाइनेंशियली के साथ साथ घर का माहौल भी असर करता है कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कैसा हो गया कि रिजर्वेशन टाइप का हो गया कि लाइक हमको कुछ करना नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा जो सोच लेते हैं कि हमको जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बड़ी से बड़ी जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो दो जगह लैक करते हैं ना, एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती हमको उस चीज़ की, एक तो ये है, और दूसरा फाइनेंशियली। लेकिन ये सिर्फ लोअर क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई अपर क्लास में है, लेकिन जो बहुत कम होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास में हम लोग ज़्यादा बिलीव करते। हाँ, तो जैसे अगर आप फाइनेंसिस की भी अगर आप बात करो, राइट, जैसे एक एवरेज बंदा है जो टैक्सी चलाने वाला बंदा है, उसके घर में 3-4 बच्चे हैं, उनको तीनों को पढ़ाना है, तो उसकी साल की फीस कितनी होगी कॉलेज की ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से? देखिए, डिपेंड करता है कि वो कौन से कोर्स में। अगर मैं एक एग्जांपल साइंस के कोर्स की बात कर लूँ ना, तो अगर वो किसी क्लासेस में ज्वाइन करता है, मैं सिर्फ कॉलेज की बात करूँ तो लाइक 50,000 60,000 डिपेंड। 50,000 60,000 ऑन एन एवरेज। किसी के 3 बच्चे तो 1.5 लाख रुपये उसको निकालना रहता है। पढ़ाई, उसके बाद जो सालाना खर्चे, बिल्कुल और क्लासेस खर्चे अलग, सारी चीजें। तो एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जब आदमी एक छोटे लेवल का मीडियोकर जॉब कर रहा है, बिल्कुल नहीं हो पाता है उससे मैनेज करना। तो पहला तो ये फाइनेंस सबसे बड़ा इशू है हमारा। उसके बाद सेकंड इशू आपको क्या लगता है, क्यों मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ पाते? देखिए, कैसा हो रहा है ना कि मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ ना कि पहला रीज़न तो फाइनेंस है, वो तो ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पेरेंट्स जो होते मतलब जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, या उनको पढ़ाई की बहुत समझ है, तो वो तो अपने बच्चों को किसी भी तरह पढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, या उनको पढ़ाई के बारे में उतना डिटेल नॉलेज नहीं है, या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो वो बगैर सोचे समझे कॉमर्स में चले जाते हैं। अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं पढ़ाई करना है, तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ाई करो, आप काम कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर प्ले कर रहा है वो पेरेंट्स की अपनी समझ भी, लाइक वो कितना एजुकेशन और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फिक्रमंद है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर आपने 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो मतलब वो तो हाँ, बस उसमें ये है कि लाइक हमारा जो रेशियो, हमारा जो लिटरेसी, मुस्लिम लिटरेसी है, वो इंडिया के एवरेज लिटरेसी से भी नीचे है। लाइक इंडिया का एवरेज है 65.1, हम है कितना 59.1 पे। इवन आज अगर आपको बोलेंगे कि सच्चर कमेटी 2006 में आई थी, आज तो 2024 है, आप यकीन करेंगे कि एनएसएस का जो रिसेंट सर्वे है ना, उसमें भी मुसलमान जो है बाकी सारी कम्युनिटी से बहुत पीछे है। इवन हमारा 68% का मुस्लिम लिटरेसी रेट का सर्वे चल रहा है एनएसएस के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ आपको, मे भी कुछ गलत हो सकता है, बट हम फिर भी पीछे है दूसरी कम्युनिटी से। ये और हमारा ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा ये सब चाहिए। हाँ, ड्रॉप आउट तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अभी मैं 2021 का एक डेटा पढ़ रहा था, हमारा हायर एजुकेशन में हम SC ST से भी नीचे है। मैं वही बताने जा रहा था कि हमारा उनसे भी बहुत ज़्यादा। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कल परसों भी कुछ पेरेंट्स से मिला था यहाँ पे आने के पहले, तब वो पेरेंट्स सोच रहा है यार मैं
अगर ये लड़के को पढ़ाऊंगा, ये अच्छा पढ़ता नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल इसकी बात करो, ये इतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहा, तो मैं इसके पीछे और पैसा लगा के मैं क्यों वेस्ट करूँ? इससे अच्छा ही बेहतर है कहीं काम कर लेगा, 2-5 रुपए कमा के घर लाएगा। पेरेंट्स के अमूमन सोच यही सोच है, एग्जैक्टली, सही गलत है। हाँ। तो कैसे फाइट करा जाए ऐसी सिचुएशन? देखिए, ये सिचुएशन से फाइट करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो दे दो। बेसिक एजुकेशन में ये है कि लाइक 10th के बाद 12th तक तो एटलीस्ट करा दो, या मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक एजुकेशन एक ग्रेजुएशन के स्टेज तक आप पहुंचा दो। उसके बाद बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे कि आज के डेट में अगर हम देखें तो AI है, डेटा साइंस है, उसके आप 6 महीना 1 साल के कोर्सेज करा दो। ये बताएगा, यही तो हमको इम्पोर्टेंट पता है। नहीं, हाँ, हमको तो यही। अब पेरेंट्स या व्यूअर्स के लिए भी एक चीज़ है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपका बच्चा अगर 90% स्कोर नहीं कर रहा है तो उसका करियर नहीं बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास इंजीनियर्स डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे हुए। मेरे प्रोडक्शन है, उनका भी नाम परवेज अंसारी है जी। एक्सपर्ट लेवल सिनेमेटोग्राफर, एक्सपर्ट लेवल काम कर रहा है स्टूडियोज में। हमारे टीम में राहुल साहब फोटोग्राफी कर रहा है। ये भी चॉइस ऑफ करियर है, इसमें भी आदमी अपना करियर बना पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के साथ ये हो रहा है ना कि हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CA ऐसे बस यही करना चाहिए, इसके अलावा कोई और कोर्सेज नहीं है। क्योंकि समटाइम्स कैसा होता है कि हर स्टूडेंट जो है वो चीज़ के लिए पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल राइट ना। अगर मेरे को इंजीनियरिंग पसंद है तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाले को भी इंजीनियरिंग ही करना है, या डॉक्टर। मुस्लिम लड़के बोलेंगे या मुस्लिम बच्चे बोलेंगे हमको बिजनेस में जाना है, एग्जैक्टली, हम एंटरप्रेन्योर के लिए चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आप फाइनेंस में जाए, मतलब हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है क्योंकि आपके सबसे गाइडेंस की कमी है। तो 2 इश्यूज अभी हमने यहाँ पे निकाले। पहला तो फाइनेंशियल इशू है, एग्जैक्टली। दूसरा एक रोड मैप का इशू है जहाँ पे आपको पता नहीं कि रास्ता निकलना कहाँ पे। बिल्कुल। थर्ड आपके हिसाब से क्या इशू? देखिए, ये मेरे को पता है एक और इशू। मेरे हिसाब से तो मैं ये 2 इश्यूज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तीसरा इशू ये है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि बंदर बंदर को देख के रंग बदलता है। एग्जैक्टली। आपके माशरे ने सबको एक जैसा बना दिया है। सबको एक जैसा बना दिया है, आपको ये सिखा दिया गया है। मेरे को ताज्जुब होता है, और आई थिंक यू विल एग्री ऑन दिस, कि 12वीं 15वीं पढ़े हुए लड़के जोमेटो के लिए बाइक निकाल के डिलीवरी कर रहे हैं और उसके बेसिस पर अपना घर चला रहे हैं। ये काम जेन्युइनली बना है स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम ये काम करे। Exactly. ये आपका घर चलाने के लिए काम बिल्कुल नहीं है। आपके माशरे में अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई के ऊपर कोई खासा तवज्जो है नहीं। आप जाके डॉक्टर, इंजीनियर, जैसा आपने बोला CA, और बस ये 3-4 करियर आपके बच गए। आपने उसमें फोकस करना है, हम लोग और कोई करियर की तरफ जा नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। अब जो मेन रीजन है जिसके लिए हम लोग परवेज सर आपके साथ बैठे हैं कि कैसे फाइट करें। अगर हमको पहला फाइनेंसेस के ऊपर अगर फाइट करना है, मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरी इतने रिश्तेदार नहीं कि मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, तो कैसे वो फाइनेंसेस के गैप को फिल किया जाए? देखिए, कैसा है ना कि गवर्नमेंट की बहुत सारी एजुकेशनल स्कीम्स की, लोन की स्कीम्स होती है, ठीक है। हमारे बच्चे ना इससे अवेयर ही नहीं है। पेरेंट्स कोई नहीं अवेयर है। मैं सही बोलूँ तो इनकी गवर्नमेंट की बहुत सारी एजुकेशनल लोन की स्कीम्स होती है, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। इवन हम लोग भी एक स्कॉलरशिप एग्जाम्स कराने जा रहे हैं बच्चों के लिए। जी, हमारी क्लासेस है एम्बिशन एकेडमी, हम उसके माध्यम से और बहुत सारे लोगों की हेल्प से हम एक स्कॉलरशिप एग्जाम्स कराने जा रहे हैं 26 फ़रवरी को कोकनी हॉल के अंदर, ठीक है। ये 26 फ़रवरी को, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम आप करने वाले हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट ये एक्चुअली हम लोग ये स्कॉलरशिप जो है ना, हम चाहते हैं कि एक स्कूल लेवल से बच्चों को एक आइडिया मिले कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और किस तरीके से आपको कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर रेहान अंसारी बहुत फेमस करियर एजुकेशनल काउंसलर है, डॉक्टर शबाना खान मैम जो कि मैस्को की एजुकेशनल काउंसलर है, प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक मैम भी आने वाले हैं। तो ऐसे जो बहुत ही अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो इस स्कॉलरशिप में आएंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9th और 8th के बच्चे हैं, ये खास उनके लिए हमने स्कॉलरशिप रखा है इसमें, ताकि उनको पता चले कि एग्जैक्टली 10 के बाद सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर ये स्टेज से आपके बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ हमको 10th के बाद ये अपने बच्चों को इस फील्ड में जाना है, ठीक है। और हमने इस छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम भी रखा है छोटा सा, ताकि बच्चों को एक थोड़ा सा एंथुसिज्म क्रिएट हो जाए कि हाँ ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट होते हैं जहाँ पे ये हेल्प करते हैं लोग। तो ये एग्जाम से उनके अंदर एक साइंटिफिक इनकैलकुलेशन आ जाए ताकि वो बच्चे वो चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाए। तो ये हमारा सब प्लान है। 26 तारीख को कोई बच्चा अगर 8th या 9th का आपके पास आता है जी,
वो एक एंट्रेंस एग्जाम देता है जो उसको क्लियर करेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग ने ऐसा रखा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड बच्चे आएंगे तो उनके लिए हमने एक अमाउंट रखा है कि लाइक 6,000 कैश प्राइज प्लस ट्रॉफी देंगे। फॉर सेकंड प्राइज के लिए 4,000 कैश प्लस ट्रॉफी, और साथ साथ में जो बच्चे पार्टिसिपेंट करेंगे उनको भी पार्टिसिपेंट प्राइज देंगे हम लोग। ठीक है। और ये जो गाइडेंस मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा कि 10th के बाद क्या करना है, वो कैसे? ये जैसे कि डॉक्टर रेहान सर का लेक्चर्स होगा उसमें, जिसमें वो सारी चीज़ों को टॉपिक को कवर करेंगे कि आफ्टर 10th क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। शबाना खान मैम है जो वो भी एक तरह का गाइडेंस देंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सारी गाइडेंस क्रिएट। तो एक स्कॉलरशिप प्लस एक सेमिनार है। और लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोग अगर मुझको जानते हो तो मैं पेड वाला काम नहीं करता। मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मास्टर में हम चाहते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। एग्जैक्टली 26 फरवरी को इनका एक स्कॉलरशिप प्लस सेमिनार है। अगर आपके घर में आपके बच्चे, आपके भतीजे भांजी जो भी है, कोई भी स्कूल या कॉलेज में एनरोल्ड है, एक बार जाकर इनके सेमिनार को अटेंड करो, इनसे समझो कि आगे का रास्ता क्या बन सकता है और कैसे उनको बिल्कुल गाइडेंस देना है। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए आप कि ये तो हमने बात करी कि 10वीं के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के अलावा, डॉक्टर के अलावा, सीए के अलावा और क्या क्या पॉसिबल करियर ऑप्शन हमारे बच्चों के लिए हैं? देखिए, इन मेडिकल अगर आप डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते तो फार्मेसी भी एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको फार्मेसी भी नहीं करना है लेकिन आपको मेडिकल में ही कुछ करियर करना है तो आजकल जैसे कि बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर है, ठीक है ना, उसमें लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उनकी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, ऑडियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, ऑप्थोलॉजिस्ट होता है, जो मतलब ऑप्टिशियंस होते हैं वो होते हैं। ये तो कहना कि हमारे यहाँ पे मास्टर में फिर भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। जैसे आपने जैसे ये कोर्सेज के बारे में भी नहीं पता है। जैसे अभी मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया हूँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप ये नागपड़ा में हम जहाँ पे ये शूट कर रहे हैं वीडियो, नागपड़ा से लेके अगर आप 2 किलोमीटर की रेंज में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी फिजिक्स नहीं मिलेंगे, या हो सकता है शायद नहीं मिले। मैं क्यों करूँ पीएचडी फिजिक्स, मेरा फायदा क्या हो रहा है? लोगों का यही सोच की वजह से पीएचडी करके फायदा क्या है लोगों को, जरा बता। देखिए, पीएचडी जो है एक मैं तो एक टीचिंग फील्ड में आ गया हूँ, लेकिन अगर जो टीचिंग फील्ड में नहीं आने वाले होते तो पीएचडी करके आप एज अ साइंटिस्ट जॉब कर सकते हो किसी बहुत अच्छी क्या बोलते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक इसरो है, आपका BARC है, TIFR है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज अ रिसर्च स्कॉलर। अगर आप इसमें भी नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप IT फील्ड में जाना चाहते हैं तो पीएचडी फिजिक्स के बाद, स्टैटिक्स के बाद, मैथ्स के बाद आप IT फील्ड में एज अ डेटा एनालिस्ट और बहुत सारे कोर्स पे आप जा सकते हो और आपको अच्छी पोस्ट के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो आप जैसे ये चीज़ कर रहे हैं ना, आप एक अच्छी अपने अंदर स्किल और अपना अच्छी डिग्री लेंगे ना तो उसका कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ये तो है नॉन गवर्नमेंट ऑप्शंस है जी। आपको नहीं लगता कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, हाँ, गवर्नमेंट, आपने बहुत सही सवाल किया है कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC या MPSC में बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन मतलब आपके पास आते हैं बच्चे की इंटरेस्ट, लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं सच बोलूँ ना तो मेरे पास ऐसे कोई बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता ही नहीं है UPSC करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत क्या नाम है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में हवा चली है कि UPSC, हाँ, लाइक मूवीज़ की वजह से कि IAS की ये पोस्ट होती है, वो होता है, ये होता है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में UPSC को लेके तो बिल्कुल कुछ इतना कोई क्रेज़ नहीं है। मतलब मैं यहाँ तो अपने एरिया में जहाँ देख रहा हूँ वहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि पहले हज हाउस में हमारे पास एक ऑप्शन था कि वहाँ क्लास चलती थी तो कुछ बच्चे निकलते थे, लेकिन आज तो वो भी चला गया हमारे पास से, अब वो क्लासेस बंद हो गई है शायद। ठीक है, और ये भी एक ऐसा है ना कि एक UPSC ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद उसका कोर्स शुरू करें। ये तो ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को UPSC करना है, अगर उसको करना है, जैसे मैंने खुद भी UPSC के लिए सोचा था, बट मैंने बताया क्योंकि घर के हालात ही ऐसे नहीं रहते हैं कि हम उसके लिए 2-3 साल कर पाए। लेकिन अगर किसी बच्चे को UPSC करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको 11th से या 10th के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए, वो कोर्सेज लेना चाहिए। जैसे कि लाइक ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, हिस्ट्री, इसको सेलेक्ट किया था, ज़्यादातर बच्चे यही सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोई क्लासेस होना चाहिए। लेकिन कैसा है ना कि कॉलेजेस में या कोई कॉलेज को इनिशिएटिव करना चाहिए कि एटलीस्ट हम एक कोई UPSC के लिए या MPSC के लिए बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करें या फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर वो चीज़ आए। बट हम कब तक सिस्टम को ब्लेम करेंगे? आपको नहीं लगता कि ये एज अ कम्युनिटी
ये आपका मेरा या ये बिल्कुल, ये हम हमारा सबका हक फ़र्ज़ है, बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ है एक्चुअली, ये हक नहीं फ़र्ज़ है, क्योंकि हम कब तक, सही बात आपने बोले कि हम कब तक सिस्टम के भरोसे चलेंगे, हम कब तक सिस्टम से डिमांड करेंगे। अभी तो कुछ हमको कुछ कंक्लूसिव डिसीजन लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस फील्ड में आए, अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए सबसे पहले तो, और साथ साथ में ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए स्कूलों में जाके काउंसलिंग के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू उन बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग के लिए तो ठीक है आप करवा लीजिए, लेकिन ये पैदा हुआ था इस आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमको ज़रूरत है, इसका दिमाग अच्छा है, इसकी हमको ज़रूरत है सर। मैं ये समझ रहा था परवेश सर कि आपने बोला कि आप बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करते हो जी, ताकि वो दौर वो नहीं देखे जो आपने देखा। जी बिल्कुल। क्या चैलेंजेस होता है एक बच्चे का जब वो कॉलेज में पढ़ भी रहा है, कहीं काम भी कर रहा है, क्योंकि अक्सर ही हमारे वहाँ पे होता है। जी, जी, अक्सर होता है। टीनेज वो एक उम्र होती है जहाँ पे लोग दूसरों को देखते हैं वो अच्छा कपड़ा पहना है, वो ये पहना है। व्हाट डू यू फेस, व्हाट डिड यू फेस? लाइक देखिए, बुरा तो लगता है थोड़ा सा कि आप मतलब आप वो करना चाहते थे ज़िंदगी में जो आप कर नहीं पाए। फिर दूसरी बात कैसा है ना कि लाइक मेरे ख्याल से मैं तो इतना ज़्यादा फेस नहीं किया, लेकिन होता है कि बच्चे देखते हैं वो चीज़ कि भाई देखो ये वहाँ पे जॉब करता है, इसका काम छोटा सा है, ये यहाँ पे आया है, ये हमारे बराबर कैसे है, तो ये सारी चीज़ें तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि फेस करना पड़ता है डेफिनेटली। आपके पास आया कोई ऐसा बच्चा जो माली तौर पे एकदम मतलब आपको लगा यार ये बच्चे ने कुछ किया तो इस पूरे घर की ज़िंदगी बदल देगा? हाँ, नहीं ऐसे मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे आए आज माशाल्लाह से, वो लोग इंजीनियर्स है, आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत साल पहले, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से टीचिंग फील्ड में, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखा भी हूँ और मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश भी किया हूँ, और आज वो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन वो उस एज में जो आप बता रहे ना कि वो फेस कर चुके, कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी करते हैं, स्पेशली लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बनाते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, कॉलेजेस में ही हुआ था कि लाइक जो अपने से बड़े रहते हैं, वो सीनियर्स थे, वो थोड़ी सी मस्ती मस्ती में बोल लेते कि भाई तेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के ढंग के, वही कपड़े पहन के तू आ जाता है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ता है, जैसे कि जो ऑफिस में भी फेस करना पड़ता था उस टाइम पे कि लाइक कभी कोई स्वीपर नहीं आया तो आप कोई स्वीपर बना देते थे कि चलो आप साफ़ सफाई करो, तो ठीक है लगता था उस टाइम पे। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन पे हूँ बहुत खुश हूँ कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो ज़िंदगी में रहता है, और वो स्ट्रगल की बात ही बस फिर आप इंशाल्लाह निखर के आते वापस। नहीं एब्सोल्युटली। और स्वीपिंग कोई मतलब ऐसा कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बच्चा जब अपनी पढ़ाई हाँ बस वो थोड़ा सा उसको उस टाइम पे ऐसा फील होता है, बाकी मैं इसको छोटा काम नहीं बोल रहा हूँ, तो वो भी सब काम और सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है। बट मैं एक फेस बता रहा था कि लाइक वो जो बातें निकल गई तो उसमें ये चीज़ें आ गई सामने। नहीं एक्चुअली देखें, एक तो फाइनेंसेस के ऊपर हो गया, दूसरा पेरेंट्स की अवेयरनेस नहीं, और पेरेंट्स की अवेयरनेस इसके लिए नहीं क्योंकि हमारा माशरा अभी तक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत आगे बढ़कर अलग अलग इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करें। जैसे मैं किसी से भी डिस्कस कर रहा था कि लिटरेचर इन मुस्लिम्स, लाइक एक तो होता है लिटरेट रेट, वो आप हटा दो, आर्ट एंड कल्चर हमारा चला गया। हमारे पास अब पोएट्स नहीं है, हमारे पास आज बहुत कम शायर है, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आपकी आर्ट जिंदा रहेगी आपकी लैंग्वेज जिंदा रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके पास माली हालत कमज़ोर होने के बाद भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि आप अपनी तरफ से निकल कर उसके बारे में पता करना नहीं चाह रहे हैं। अगर माँ बाप हार मान जाएंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि आप अपने बच्चे के लिए आपको मेहनत करनी। मेहनत सिर्फ ये नहीं होती कि आप उसको मार के उसको पढ़ाओ, मेहनत पढ़ाई में नहीं, मेहनत इस चीज़ में जहाँ उसका दिमाग बैठेगा वहाँ उसको लेके हमको जाना है। पेरेंटिंग रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के एजुकेशन में, कि वो है नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि गाइडेंस हम बच्चों को करते हैं, हमको गाइड बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी करना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स को जब समझाएंगे, उनको क्या होता है कि जितने भी जैसे गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें से बच्चा आता है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता। अगर उनको बोलेंगे कि ये फील्ड अच्छी है तो उसमें चले जाएंगे, वो फील्ड अच्छी उसमें चले जाएंगे। पेरेंट्स के साथ माँ बाप की गरीबी हटाने के लिए पढ़ रहा है। हाँ बस ये सबसे बड़ा रोल होता है कि इसीलिए पढ़ रहा है कि मैं कमा लूंगा माँ बाप की गरीबी। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना ही होता है एक बच्चे का। लेकिन मसला ये है कि पेरेंट्स को भी साथ में गाइड करना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स को समझा पाएंगे तो वो चीज़ें अपने बच्चों तक वो डिलीवर कर पाएंगे। आई थिंक एक बहुत सीरियस इशू है, और ये एक पॉडकास्ट से ये इशू सॉल्व नहीं होगा। आई थिंक हमको आगे आके अलग अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो हम लोग एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में हम कम्युनिटीज़ को काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने एरिया में जाकर उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनकी फैमिलीज उनकी फाइनेंसेस सपोर्ट नहीं कर सकती बिल्कुल पढ़ाई के लिए,
उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनके पास पढ़ने का बहुत स्कोप है, और कुछ अलग अलग चीज़ें करके हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, हमारा हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है। तो उसमें से एक काम जो है वो डॉक्टर परवेज अंसारी कर रहे हैं अपनी एकेडमी के थ्रू, एम्बिशन एकेडमी। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज है और आप चाह रहे हैं कि आपको एक गाइडेंस मिले, चाहे वो पैसे के तौर पे नहीं हो, लेकिन मेरा बच्चा क्या करे आगे, कैसे उसको आगे लेके जाना है, कैसे उसका करियर बने, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। वी विल लीव देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद दिस वीडियो, बट मेक श्योर कि आप भले परवेज अंसारी को कॉन्टैक्ट नहीं करो, आपके लोकल इलाके में जाके कोई कॉलेज के किसी प्रोफेसर से, कोई पढ़े लिखे इंसान से 1 या 2 बार बैठो और बोलो यार मेरे समझ में आ रहा, मेरे बच्चे को गाइड करो, क्योंकि एज अ कम्युनिटी आपका हमारे पे फर्ज है कि आपको उनको गाइड करना है। तो अपने बच्चों को उस चीज़ में जाने मत दो जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ नहीं करेगा तो गलत चले जाएगा या जोमेटो स्विगी चलाएगा। हम इसके लिए नहीं बने। हम लोग वो कौम है जिनका पहला लफ्ज़ ही कुरान में इकरा से शुरू हुआ, बिल्कुल, और हम लोग उससे बहुत दूर हो गए। ठीक है, तो हम सिस्टम से तब कंप्लेन करेंगे जब हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारा सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो विद दिस आई वुड वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट। एक ही चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, 26 तारीख को आपका परवेज अंसारी साहब का एक स्कॉलरशिप और एक सेमिनार हो रहा है। अगर आपके बच्चे उस स्कॉलरशिप में नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आप जाएं और जाकर गाइडेंस हासिल करें कि आप अपने मास्टर के बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो परवेज अंसारी साहब के साथ कोलैबोरेट करके अपने मोहल्ले, अपनी गली के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू मीट हिम, डू दैट। We'll leave the contact details. Anything else that you want to add here? नहीं, बस सर आपने जो बोला सही है कि हमको बस हमारा मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी में या आसपास के लोगों में, बच्चों में एजुकेशन की अवेयरनेस आए और हम एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू करें, इसको ऑप्शन की तरह लेके ना चले। कि एक ऑप्शन होता है ना, कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि एक ऑप्शंस की तरह लेके चलते, वो ऑप्शंस छोड़े, इसको सीरियसली ले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। और हमारी तरफ से जो हम कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। So with that, I think this is a wrap, and I'll see you next time with another great personality, another important issue, good stories to cover. Keep sharing the feedback that you guys have been giving, and I think that's about it for today. तो हम यहाँ पॉडकास्ट का एपिसोड शूट करने आए थे डॉक्टर परवेज अंसारी के साथ, और शूट के दौरान ही हमको पता चला कि कुछ पेरेंट्स हैं उनसे मिलना है, और हमने सोचा कि क्योंकि एजुकेशन का ही टॉपिक चल रहा तो क्यों ना हम उन पेरेंट्स से ही समझे कि उनके बच्चों की जर्नी क्या रही है और क्या कंट्रीब्यूशन रहा एक एजुकेशन एक्सपर्ट का, और कैसे उनके बच्चे एग्जाम्पल बन सकते हैं हमारी कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए। तो पहले आई हैव विद मी मिस्टर शमाउल हक, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ अंकल कि पहले तो मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। मैं मदनपुरा गिलाबाई में रहता हूँ। ठीक है, और आप काम क्या करते हैं। मेरा काम है मतलब वॉलपेपर का जी, मैं सर्विस करता हूँ। और उसके बाद में मतलब स्ट्रगल जो करते गए हम लोग जी पढ़ाई के लिए जी, तो लड़का जो है एम्बिशन क्लासेस में जी पढ़ा, वहाँ पर से उसको अच्छा सपोर्ट मिला जी, वहाँ पर परवेज सर ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको। तो 11th 12th वो वहीं पर ही से किया, और JEE में उसने बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आया। ये सब पूरी एम्बिशन एकेडमी के जो पूरी टीम थी उन लोगों ने बहुत अच्छा इसको पढ़ाया वगैरह सब। उसका भी स्कोर क्या है JEE में उसका स्कोर आया 93 परसेंटाइल। हाँ, मेंस में। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना पढ़े थे। मैं तो बस 10वीं तक किया हुआ हूँ। तो आपको क्या मोटिवेशन मिला कि आपने 10वीं में मेरे को मेरे बेटे को पढ़ाना। हाँ, मैं बोला कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं जो आज जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा लड़का मेरे जैसा मेहनत करे। मतलब वो पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट में और अच्छी जगह बैठ के मतलब वो काम करे, इस वजह से मैं उसके पीछे मेहनत किया। अंकल क्या क्या परेशानी आती है एज अ पेरेंट जब हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और अपने बच्चों को मोटिवेट करना होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। वो तो चैलेंजेस तो बहुत से हैं कि अगर बताने बैठूंगा तो बहुत है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले है ना, जो पैसा जो फीस वगैरह होती है वो मतलब नहीं हम अफोर्ड कर पाते हम लोग, कि भाई फ़ीस वगैरह जो रहती है बहुत हाई लेवल की रहती है, तो मेहनत कर करके और मतलब एक साथ नहीं दे सकते हैं, और हम लोग बस थोड़ा थोड़ा करके देंगे लेकिन बच्चे को पढ़ा रहे। क्योंकि मैं जो पोजीशन पर हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का मेरी पोजीशन पे पढ़ लिख के वो थोड़ा और आगे बढ़े और अच्छी कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो और मतलब अच्छे तरीके से पढ़ ले वो। आपका टोटल अगर आप सोचो कि अपने बच्चे को JEE तक लाने में कितना खर्चा आपका अब तक हुआ आपके हिसाब से। ऐसे तो कुछ मतलब
किया नहीं, लेकिन फिर भी 1.5-2 लाख रुपए तक तो आपको लगेंगे। लगता है अगर ये सुविधाएं या ये गाइडेंस अगर नहीं होता हमारे माशरे में तो आप अपने बच्चों को उतना आगे तक पढ़ा पाते? पढ़ा तो लेते हैं, मतलब बट कोशिश तो आपकी कोशिश बहुत, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि और आसान होना चाहिए बच्चों के हाँ, लिए? क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगी हर बच्चे लोग के लिए आसान होना चाहिए, खासकर मेरे बच्चे के लिए कि भाई वो इतनी मेहनत करके इतना पढ़ा, इतना अच्छा सपोर्ट मिला एम्बिशन क्लासेस का, परवेज सर का मेन खास, कि हम लोगों की जो बात हुई वो तो बहुत मतलब कि बताने जैसी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट किए। मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगा कि एम्बिशन क्लासेस में और भी बच्चे लोग ले, क्योंकि वहाँ पर जो और भी सपोर्ट मिलता है पढ़ाई के हिसाब से नहीं, कि मतलब जो भी सपोर्ट मिलता है कि आप बच्चा कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ से उन लोगों को सपोर्ट देते कि नहीं बोलो चलो बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ ले। आगे का प्लान क्या है आपका, आपकी बेटी का? इंजीनियरिंग का है उसका भी, मतलब IIT में जो भी है। तो ये एक एग्जाम्पल है एक पेरेंट का हमारे मास्टर के, जो भले खुद के एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर सके हो, इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वो कभी लेट डाउन नहीं हो रहे, वो रास्ता नहीं रोक रहे, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और यही एग्जाम्पल्स बन के हमको लोगों को सामने लाना है। अंकल आपके बेटे का नाम क्या? अरहम अंसारी, अरहम शमाउल हक अंसारी। अरहम शमाउल हक अंसारी आज JEE में 93 परसेंटाइल लाया है महाराष्ट्र कॉलेज में। महाराष्ट्र कॉलेज में? हाँ। हो सकता है आने वाले टाइम में हम उनका नाम सुने जो वो इंजीनियरिंग में और आगे बढ़े और आने वाले और बच्चों को इंस्पायर करें। तो ये एक स्टोरी थी, मेरे पास और भी कुछ पेरेंट्स हैं, जिसको मैं कवर देना इसमें। और सेकेंड स्टोरी मेरे पास एक और पेरेंट है और मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मिसेस समीरा फरहान खान। समीरा जी, आपके बेटे या आपके बच्ची का? मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह सना फरहान खान, शी हैड क्लियर्ड आउट नीट लास्ट ईयर फ्रॉम परवेज सर्स एम्बिशन एकेडमी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 514 आ गया था, जो बच्चे सेकंड थर्ड में भी नहीं इतना स्कोर कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी स्कोर्ड 514 एंड नाउ शी इज डूइंग हर बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। पहली बार तो मैं क्लियर कर दूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं क्योंकि एक पॉडकास्ट करने के लिए आया था और पेरेंट्स वहाँ अवेलेबल थे, इसलिए उनके बारे में बात करें। समीरा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बेटी है नीट में डालना था, आपने एक प्लान किया था कि उसको आपको मेडिकल फील्ड में डालना है या क्या चाहिए? या सर्टेनली कोई भी चीज़ है ना भाई, व्हेन यू पुट योर चिल्ड्रन इनटू एजुकेशन, आई थिंक स्टूडेंट्स के पहले पेरेंट्स को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमारा विजन क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट टीचर्स, है ना, जैसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा मिला एम्बिशन एकेडमी, जाके प्रोफेसर्स का भी विजन बड़ा क्लियर था कि एक स्टूडेंट अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्ची काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में, तो आई न्यू कि ये 12th में अच्छा स्कोर करी तो उसको मुझे नीट में डालना ही है। इट्स नॉट अबाउट प्रेशराइजिंग, इट्स अबाउट अ क्लियर विजन, कि विजन क्लियर होगा तभी कंसिस्टेंसी आएगी कि आई नो आई एम गुड इन दिस सो आई कैन गो फर्दर इन दिस फील्ड। तो नीट का तो हमारा पहले ही प्लान था, और अल्हम्दुलिल्लाह एट एम्बिशन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन जैसे आपने कहा है, बिकॉज मेरी बेटी ने बिकॉज ऑफ एम्बिशन एकेडमी इतना आगे आई, तो इसलिए मैं परवेज सर की बात करूँगी कि जो पूरा ये इदारा है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो दे पिकअप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, फोकस सब पे अल्हम्दुलिल्लाह, बट इफ दे नो कि बच्चा है एक चीज़ में आगे, तो आपको इतना इंकरेजमेंट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टडीज़ तो अपनी जगह होती रहती, पर एनकरेजमेंट आप देखेंगे हमारे माशरे में एनकरेजमेंट कम है पेरेंट्स की तरफ से। आपको एक पेरेंट, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है लड़कियों के लिए हमारे माशरे के पेरेंट्स, क्यों हम लोग आपके हिसाब से जैसे आप देखते अपने आस पड़ोस में दोस्त यार में क्यों बच्चे पढ़ नहीं पाते? टॉकिंग अबाउट गर्ल्स पर्टिकुलरली बेसिकली? हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भी आप लास्ट 5 years का अगर देखेंगे, इफ़ यू हैव अ ग्राफ, ठीक है, रफ ग्राफ भी है, तो लड़कों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बेटी की माँ हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स आर इनटू मेडिकल ले ले आप, इंजीनियरिंग ले ले, काफ़ी सारी फील्ड्स में, साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, वी हैव बिगेस्ट लॉयर्स, वी हैव CAs इन बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। डिफ़िकल्टीज़ भाई सब जगह है, इट्स नॉट कि आप लोअर तबके से आते हो तो डिफ़िकल्टीज़ है क्योंकि हमारे इस्लामिक इसकी बात करूँगी कि गर्ल्स यानी हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड कोर्स, तो वो चला गया, थिंकिंग आई थिंक बहुत पीछे रह गई है, ठीक है। आज जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं भी है, दे वांट देयर किड्स टू गेट एजुकेटेड, चाहिए एक सपोर्ट सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सपोर्ट सिस्टम, मैं अपनी बात करूँगी, आई एम BCom अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो टाइम पे वी हैड कॉलेज, गुड कॉलेजेस, ठीक है, पर इन टर्म्स ऑफ कोचिंग वी डिडंट हैव सपोर्ट, गाइडेंस नहीं थी थ्रू टीचर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टीचर्स, वी हैव, मैं तो कहूँगी कि एम्बिशन एकेडमी जैसे जो है ये इदारा, वी शुड हैव मोर, जो एक नॉमिनल फी, आई वोंट से द फीस इज़ टू लार्ज, जहाँ हम लैक्स पे करते हैं इन अदर इंस्टीट्यूशंस, दिस इंस्टीट्यूशंस टेक्स अ वेरी नॉमिनल फी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट टू यू कैन गिव इन पार्ट्स। तो वो जब मुश्किल की बात करें, वो आधी मुश्किल इसमें आसान हो जाती है, कि हमारे माशरे में लोग जो है पेरेंट्स पीछे हटते क्यों है, बीट गर्ल बीट बॉय, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस।
तो ये 80% बच्चों का जो है सॉल्व हो जाता है माँ बाप की तरफ से, कि इसमें तो एक ढील हो जाती है कि वी कैन पे। तो इजी एक्सेसिबिलिटी, अगर किसी को गाइडेंस की हो, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी हो, तो आपको लगता है कि और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? या एब्सोल्युटली, मैं आपको बता रही अल्लाह के करम से, ठीक है, बिकॉज आई कीप स्टार्टिंग ना, कि स्पेशली हमारी कौम में, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरी कौम बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी पीछे नहीं है, लेकिन 5-6 ईयर्स का आप लो ग्राफ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स, दोज आर अटेम्प्टिंग सच एंट्रेंस एग्जाम, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग नंबर से सक्सेसफुल हो रहे हैं, जस्ट नॉट अटेम्प्टिंग, दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी स्टेट लेवल के बाहर से हम लोग फिर भी पीछे है। बट एक जो सीख ये केस से मेरे को मिली है कि हमारे पास दोनों एग्जाम्पल्स थे, जहाँ पे एक लड़की है जो पढ़ रही है और उनका बोलना ये है कि हमारे पास सारे मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर सही गाइडेंस मिले तो हम हमारे घर के बच्चियों को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, जो आज आपकी बेटी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आई थिंक दिस वाज द सेकंड पेरेंट दैट आई वांटेड टू कम, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।